बिल्कुल सभी बिल्कुल। आप सभी लोगों को नमस्कार। आज पूरे विश्व में प्रदूषण की समस्या जोर पकड़ती जा रही है और सभी इससे परेशान हैं। हमारे जो आम जनता है या सरकार है, सभी लोग परेशान हैं और मुख्य रूप से ध्वनि प्रदूषण की समस्या से हम सभी आक्रांत हैं। और उसका जो कारण हमें सामने दिखाई देता है वो तमाम उद्योग धंधे हैं, फैक्ट्रियां हैं, मोटर वाहन हैं या इस तरह के मनोरंजन के जो संसाधन हैं, उन सब से ये ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इसके विस्तृत कारण क्या है और उनको रोकने का उपाय क्या है, इस पर हमने यह वेबिनार आयोजित किया है। और इसमें संरक्षक हमारे महाविद्यालय के प्रबंधक श्री राजीव कुमार सिंह जी हैं। हमारे प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी मौजूद हैं। इस कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर मुक्ता राजे ने किया है और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर गणेश पाठक जी, प्राचार्य AMCC कॉलेज बलिया से आए हुए हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर दीप नारायण जी, जो कि JNU से, नई दिल्ली से आए हैं। और मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर उपमा चतुर्वेदी जी, जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, अवध गर्ल्स कॉलेज लखनऊ से हैं। तो संयोजिका डॉक्टर मुक्ता राजेश जी से मैं आग्रह करती हूँ कि आप इन लोगों के बारे में परिचय दें और उनसे आग्रह करें। जी, धन्यवाद मैम। ध्वनि प्रदूषण, बढ़ती समस्या एवं समाधान, इस टॉपिक को लेकर के जो स्पेशल लेक्चर, ऑनलाइन लेक्चर आयोजित है, इस अवसर पर हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जी जो अभी तो जुड़ेंगे, और उपस्थित आदरणीय प्राचार्य जी, डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, मुख्य अतिथि श्री गणेश पाठक जी, जैसा कि अभी उनको भी लिंक होना है, अभी मुझे दिख नहीं रहे हैं, वो जुड़े नहीं है। फिर डॉक्टर उपमा चतुर्वेदी जी, विशिष्ट अतिथि श्री दीप नारायण JNU से, न्यू दिल्ली से। और मैडम, आपको सबका हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं इस अवसर पर। और भी साथ में कई लोग जुड़े हुए दिख रहे हैं, हमारे सम्मानित प्राध्यापक गण, रिसर्च स्कॉलर्स और अन्य सभी सम्मानित जनों का बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत है। इस अवसर पर हम यही कहना चाहेंगे कि जो लोग भी हमारे मुख्य वक्ता हैं वो बहुत अपने क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्ति के रूप में हैं, जैसा कि अभी हम इनवाइट करते हैं। लेकिन दो लाइन हम ये कहना चाहेंगे कि यह जो विषय है, इसको इसीलिए चुना गया क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके इस समय नगरों और महानगरों की जो स्थिति है, बहुत विकट समस्या से गुजर रहा है ध्वनि प्रदूषण को लेकर के। और यह किसी स्रोत से उत्पन्न जब असह्य हो ध्वनि, तो वह प्रदूषण के रूप में सामने आता है, और जिसको कह सकते हैं कि अप्रिय या अनचाही आवाज, और जो कि मन को अच्छा न लगे, और उसको शोर कहेंगे, जो कि सामान्यतः 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता वाली ध्वनि को कहा जाएगा। तो ऐसा इसके बारे में बहुत अच्छे से और डिटेल्स में हमारे जो एक्सपर्ट हैं की स्पीकर डॉक्टर उपमा चतुर्वेदी जी, वो अपने वक्तव्य देंगी। और इसमें हम थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहेंगे। वैसे ये किसी परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जो इनको सम्मानित तौर पे पुरस्कृत हुई हैं और बहुत सारे इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल अपने पेपर्स प्रस्तुत किए हैं, डॉक्टर उपमा चतुर्वेदी जी, ये वास्तव में अवध गर्ल्स कॉलेज की प्राचार्य के तौर पे इन्होंने लगभग 2014 से 14 से लेकर के 2021 तक प्राचार्य के तौर पर रही हैं अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज लखनऊ में।
और एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से, और इनकी जो शिक्षा दीक्षा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। और पुरस्कार की श्रेणी में बहुत लंबा इनका नाम है। कई प्राचार्य के तौर पे भी इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं, और एक ज्योग्राफी के फील्ड में भी इनका बहुत नाम है। तो जिसमें जो प्रमुख पुरस्कार हैं, प्राइड ऑफ एजुकेशन, जो कि सनातन महासभा द्वारा इनको 2019 में दिया गया। उसके बाद अचीवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश अवार्ड 2017, जो कि इनको पुरस्कृत किया गया शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2017 में। फिर साहित्य सम्मान अवार्ड, ये इंडिया वॉच न्यूज चैनल्स द्वारा इनको 2017 में ही दिया गया। उसके बाद है टीचर्स डे एक्सीलेंस अवार्ड, ये YBFL PhD चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ये FLO वुमेन अवार्ड है, जो उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया गया, शासन के द्वारा। फिर नेक्स्ट है अनुपमा फाउंडेशन से इनको परवाज माई जर्नी करके 2016 में पुरस्कृत किया गया। फिर साहब सरिता शिक्षा गौरव सम्मान, जो कि साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थान द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया 2016 में। फिर जजेस एसटी वुमेन ऑफ द ईयर 2015 में इनको सम्मानित किया गया। तो इस तरह से पुरस्कारों की एक बहुत श्रृंखला है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्यों के लिए इनको दिया गया, शैक्षिक और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए। और बहुत सारे इन्होंने प्रिंसिपल रहते हुए भी इग्नू स्टडी सेंटर से जुड़ी रही और बहुत सारे कार्य किए हैं। फिर यूथ काउंसलिंग सेंटर से इनका जुड़ाव था, जिसमें इन्होंने काफी कुछ कार्य किया हुआ है। और फिर अपने कॉलेज में इन्होंने कई तरह के शैक्षिक और सह-शैक्षिक गतिविधियों का संचालन किया, जिसके लिए इनको पुरस्कृत किया गया। तो इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हुए और एजुकेशनल लाइन में भी इनका योगदान है। तो हम चाहेंगे कि अपने विषय के तौर पे अपने छात्रों को कुछ बताएं। डॉक्टर उपमा जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मैम आ रही है। जी मैम। मुक्ता, मैं इसको मुक्ता के नाम से बुला रही हूँ क्योंकि मेरी ये बचपन की सहेली है। हम लोग साथ में 1984 में तक हम लोग साथ में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। मैं कुछ बोलना शुरू करूँ उससे पहले मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि जो कुछ इसने कहा, आप सब लोग बहुत विद्वान हैं और बहुत बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनके सामने ये बहुत ही छोटी सी चीज है। ऐसा कुछ मैंने अचीव नहीं किया जीवन में, जो कुछ है बस प्यार मिला है बहुत लोगों का। और मुक्ता, मैं जो अगर बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं उनको मैं एक बात कहना चाहूंगी। देखिए, पढ़ाई और ये तो चलता रहेगा, ये तो हमें बोलना ही है इसके ऊपर, इसलिए मैं बोलूंगी जरूर। लेकिन इसको बोलने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। जब हम और मुक्ता साथ में पढ़ते थे, तो जिस दिन मैं एब्सेंट होती थी उस दिन मैं कार्बन कॉपी लगा के इसके लिए नोट्स बनाती थी, और जब मैं ये एब्सेंट होती थी तो मैं कार्बन कॉपी लगा के इसके लिए नोट्स बनाती थी। तो उस समय हमारे पास फोटोकॉपी मशीन नहीं थी और ना हम लोग के पास इतना पैसा था कि हम जाके नोट्स को फोटोकॉपी करा पाए थी। और आई एम रियली थैंकफुल टू हर फॉर इनवाइटिंग मी टू डिलीवर दिस लेक्चर। And I must tell you that on a very short notice in the morning she told me कि मुझे बोलना है, और मैं इसको ना नहीं कह सकती किसी भी चीज के लिए। मैंने कहा मैं जरूर बोलूंगी, लेकिन कोई गलती हो तो प्लीज क्षमा करिएगा। मैं पूरी आपकी संस्था को धन्यवाद देती हूँ, आपके प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी को, आपकी वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर पुष्पा सिंह जी को, आपके मैनेजर को, और हमारे मुख्य अतिथि जो यहाँ पर हैं उपस्थित, उनको सभी लोगों को मैं पहले धन्यवाद कहना चाहूंगी। और जो हमारे ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स जिससे अटैच हैं उनसे कहना चाहूंगी कि ज्योग्राफी जितना खूबसूरत सब्जेक्ट कोई है नहीं आर्ट्स में। सबसे खूबसूरत, सबसे कलरफुल सब्जेक्ट है अगर कोई, तो वो ज्योग्राफी है, भूगोल है। और आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें, ज्योग्राफी से आप अछूते नहीं रह सकते। कोई भी सब्जेक्ट, ना लिटरेचर, ना मैथ्स, ना साइंस, ना, अगर आप ज्योग्राफी नहीं जानते हैं तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते, आगे कुछ नहीं सोच सकते। आपकी सोच बहुत संकुचित हो जाएगी अगर आप
उस एरिया के भूगोल को नहीं जानते। तो बस इसको कहते हुए मैं अपना व्याख्यान शुरू करती हूँ और फिर से कहती हूँ कि अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं बाइलिंगुअल मैं वो बोलूंगी, अगर कोई बात समझ में नहीं आए, कोई बात आपको लगे तो आप मेरे व्याख्यान के बाद मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन सबसे पहले शेयर करना चाहूंगी आप लोगों के साथ। आई होप आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। जी जी, तो जब हम नॉइज हैं तो सबसे पहली बात जो हमें अभी आप अगर आप देखें कि जैसे हम रिमोट सेंसिंग जब पढ़ते हैं तो भी हम एक नॉइज की बात करते हैं। वो नॉइज क्या होती है वो हम इसमें भी फील कर रहे हैं। जब हम लेक्चर दे रहे हैं तो भी वो नॉइज क्या है कि जब कोई किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस, हम सबसे कहते हैं कि अपने माइक बंद कर लीजिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जब बोल रहे हैं या कोई भी बोल रहा है उसके बीच में किसी का भी माइक ऑन होता है तो उसका डिस्टर्बेंस हमारे तरफ भी आता है। तो किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस जो हमारे कानों को अच्छा ना लगे, जो हमारे स्वास्थ्य को सही तरीके से न ले जा पाए, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को, उसी को हम नॉइज पोल्यूशन की कैटेगरी में लाते हैं। और WHO ने एक बहुत ही साधारण लाइन में ये कहा है कि नॉइज को एक हजार्ड की तरीके से कंसिडर करना चाहिए, जो कि मैं इंग्लिश में एक लाइन में पढ़ती हूँ, नॉइज मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ मेजर थ्रेट टू ह्यूमन वेलबीइंग। आप ये इंट्रोडक्शन जो हमारा सामने लिखा हुआ है वो तो आप पढ़ ही रहे होंगे और देख ही रहे होंगे, लेकिन इसमें जैसे भी जो भी हम लोग जिस तरीके के माहौल में रहते हैं आजकल के जमाने में, सबसे पहले बात मुझे आप लोगों से ये पूछनी है या जाननी है या मुझे खुद कहनी है कि हमने इसको पोल्यूशन की कैटेगरी में हम लाए क्यों? नॉइज को, आवाज, जब हम एक साउंड कहते हैं और एक हम नॉइज कहते हैं, तो जब साउंड जो है, ध्वनि नॉइज बन जाती है या एक तरीके से हमको तकलीफ पहुंचाने लगती है, तो वो एक पोल्यूशन की कैटेगरी में आ जाती है। और अब आप अगर देखेंगे तो एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप सामने आपके लिखा हुआ है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसका जो नॉइज है वो 75% होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। नाइट टाइम में 70%, कमर्शियल एरिया में 65 और 55 है, रेजिडेंशियल एरिया में 55 to 45 है। और आप सबको मालूम है कि एक पर्टिकुलर डेसिबल है, 120 डेसिबल तक हम उस नॉइज को बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके बाद हम नॉइज बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बात बहुत ही समझने की है कि ये नॉइज का कारण क्या है और क्यों इस तरीके की चीजें हम आसपास अपने फील करते हैं। तो हमारे कॉन्ट्रीब्यूट्स, जो हम जिन चीजों को हम इसमें पढ़ते हैं, सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट्स कह लीजिए, जो कॉजेज है जिनको हम इसमें पढ़ते हैं नॉइज पोल्यूशन को के अंदर, वो क्या क्या है। हम उनकी लाउडनेस को देखते हैं कि नॉइज की लाउडनेस क्या है, कितनी ज्यादा आवाज किस डेसिबल में है, वो ड्यूरेशन है तो कितना लंबे समय तक वो आवाज हमको परेशान कर रही है, कितने लंबा समय है उस आवाज का। यूनिट ऑफ नॉइज आप सबको पता है कि डेसिबल में होती है, डेसिबल में हम उसको मेजर करते हैं। और जैसा कि पहले वाले चार्ट में हम आपको दिखा चुके हैं कि इसकी जो ये डिमार्केटेड एरिया है और ये नॉट ओनली गवर्नमेंट, ये अप्रूव्ड है डॉक्टर्स के द्वारा, ये अप्रूव्ड है कि इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा जो है वो नॉइज की कैटेगरी में आ जाता है। फिर जो आपने देखी लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि ह्यूमन कैन टॉलरेट नॉइज अप टू ओनली 120 डेसिबल। 120 डेसिबल से जैसे ही ज्यादा होता है हमको किसी न किसी प्रकार से वो तकलीफ पहुंचाने लगता है। अब देखिए कॉजेज जो होती हैं, मेजर कारण क्या है नॉइज के, आप लोग हमेशा सब पढ़ते आए और जो भी बात करता है वो हमेशा मैन मेड नॉइज की बात करता है। लेकिन हम लोग को ये समझना है और ये जानना भी है, एज अ स्टूडेंट आप सबको जानना चाहिए कि दो तरीके की नॉइज हमारे चारों तरफ पैदा होती है, एक नेचुरल और एक मैन मेड। हमें पता है कि हम नेचुरल डिजास्टर को, नेचुरल नॉइज को, नेचुरल पोल्यूशन को रोक नहीं सकते, उसको रोकना हमारे बस का नहीं है, लेकिन हाँ उसकी तीव्रता, मतलब किस तरह से हमको असर पड़ा है, ह्यूमन बीइंग को, मानव जाति को किस तरह से वो इफेक्ट ना करे, उसके हम उपाय कर सकते हैं। आपको सबको पता है हम लैंडस्लाइड नहीं रोक सकते,
हम अर्थक्वेक नहीं रोक सकते, हम वॉल्केनिक इरप्शन नहीं रोक सकते, साइक्लोन नहीं रोक सकते, ओशनिक वेव नहीं रोक सकते, लेकिन अभी जो हमारे जीपीएस और सिस्टम्स हैं उनके द्वारा जब हमको ये पता चलता है कि आसपास कहीं पर भी वॉल्केनिक इरप्शन होने वाला है या किसी भी तरीके का कोई साइक्लोन आने वाला है, तो उससे हम उसकी आवाज से अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी चीजों को कान में लगा सकते हैं जिससे कि वो हमारे मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार से असर उसके ऊपर ना आए। अब मैन मेड जो आप पोल्यूशंस देखते हैं उसमें सभी को पता है ट्रैफिक सबसे बड़ा कारण है नॉइज का, और ट्रैफिक भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हमारे इन्वेंशंस बढ़ते गए, साइंस बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, पहले तो हमारे पास इस तरीके का नॉइज पोल्यूशन ट्रैफिक के द्वारा नहीं था। जब हमारे पास बैलगाड़ियां थी और साधन बिल्कुल नेचुरल साधन थे हमारे पास, बिना किसी आवाज के वो चलते थे। लेकिन हाँ, डेवलपमेंट जरूरी है और इसी डेवलपमेंट के कारण हम आगे प्रोग्रेस कर पाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा जो हमारे पास डेवलपमेंट का जो सबसे बड़ा हमारे पास एक एसेट होता है वो होता है रोड और गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। जिस एरिया में भी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा होता है वहां पर डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा होता है, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन उसके नेगेटिव, हर एक डेवलपमेंट के नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। अब आप जब आप ट्रैफिक में आते हैं तो रेल ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, सी है, तो इन सब में जैसे कंट्रोल करी जा रही है वॉइस। जैसे पहले जो रेल बनाई गई उसमें जितनी ज्यादा ध्वनि थी, या पहले जो कार्स बनाई गई उनमें जितनी ज्यादा ध्वनि थी, उनसे धीरे धीरे करके ध्वनि का जो डेसिबल है वो कम किया जाना लगातार उस पर लोग वो कर रहे हैं, साइंटिस्ट उस पर लगातार काम कर रहे हैं कि उनकी आवाज धीरे धीरे कम होती चली जाए। लेकिन आप सबको पता है जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, लगातार हो रही है, और भारत में तो आप जानते हैं कि हमारे इस देश में जनसंख्या एक ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया हर साल हमारे भारत में इतनी जनसंख्या पैदा होती है कि वो एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर होती है एवरी ईयर। तो जब जनसंख्या बढ़ रही है नेचुरली हमारे पास डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। जब परचेजिंग पावर बढ़ रही है तो हम चीजों को खरीद सकते हैं, और हर एक इंसान काम को जल्दी करने के लिए वाहन का उपयोग करता है, चाहे वो मोटरसाइकिल खरीद रहा हो, चाहे वो कार खरीद रहा हो, चाहे वो जिस तरीके से जो भी उसको जिस एसेट को वो यूज करे। तो और जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में भी बहुत ज्यादा आवाज होती है। हम घर में भी पहले के जमाने में मिक्सी का यूज नहीं होता था, जनरेटर्स का यूज नहीं होता था, इन सब चीजों का यूज नहीं होता था, इन सब में बहुत ज्यादा आवाज होती है जो कि हमें एक तरीके का डिस्टर्बेंस पैदा करती ही करती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कंस्ट्रक्शन में भी आप लोग लगातार ये देखते रहते हैं कि वो भी एक पार्ट है डेवलपमेंट का, और कंस्ट्रक्शन होगा तो नॉइज होगी। कंस्ट्रक्शन से आपको पता है एयर पोल्यूशन भी होता है, और साथ में तो जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में आप लगातार देखते हैं, और सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन का जो हमारा डिस्टर्बेंस होता है जब हम मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट्स में रहते हैं। तो हमारे ऊपर जो एक अपार्टमेंट है, हमारे दाएं अपार्टमेंट है, बाएं अपार्टमेंट है, हर जगह कुछ काम हो रहा है, और हम एक पीसफुल नींद, एक अच्छी नींद में सो रहे हैं, और कहीं मशीन चल रही है उनकी, कहीं टाइल्स का हो रहा है, कहीं पे बिल्डिंग बन रही है, कहीं पे कुछ प्लम्बर का काम हो रहा है, तो उस कंस्ट्रक्शन से भी बहुत ज्यादा नॉइज जनरेट होती है। इंडस्ट्रीज से तो इंडस्ट्रियल नॉइज तो आप सब जानते ही हैं कि इंडस्ट्रीज जहां पे भी इंडस्ट्रियल यूनिट लगाई जाती है उसमें नॉइज ना हो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि मशीनें भी बहुत पावरफुल होती हैं, और उनको एस्टैब्लिश करना भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग नॉइज के साथ ही वो सारा का सारा बिल्डअप हो सकता है। और ये सारी जो चीजें होती हैं उसका मेजर कारण क्या है? जब हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो जनसंख्या, और जनसंख्या में भी लोग, जैसे कि हम लोग माइक यूज करते हैं, लाउड स्पीकर्स यूज करते हैं, या हम लोग बहुत लाउड पार्टीज करते हैं, या बहुत लाउड म्यूजिक पे लोग डांस करना आजकल पसंद करते हैं उनको। और मुझे कभी कभी लगता है लोग अपनी परेशानियों को जो भूल जाएं
इसलिए इतना जोर का म्यूजिक सुनते हैं कि उनके दिमाग पर उनकी अपनी बातें कहीं दूर चली जाएं और वो सिर्फ म्यूजिक हावी हो उनके ऊपर। लेकिन आप ये सोचिए, वो म्यूजिक आपको भी तकलीफ पहुंचाता है और आपके आसपास का जितना जो एरिया है, जो लोग हैं, वो भी बहुत उससे परेशान होते हैं। साथ में पॉपुलेशन के द्वारा, आप सब जानते ही हैं कि हर एक फेस्टिवल पे, हमारे हिंदू फेस्टिवल में पटाखों का इस्तेमाल होने लगा है, और भी होता है, दिवाली है, हम सब लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं और बहुत प्यार से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए वो उनकी नॉइज की का जो डेसिबल है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। कई लोग एक साथ पटाखे चलाते हैं और बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमने 1000 चटाई वाला पटाखा चला दिया। वो ये नहीं देखते हैं कि वो बुढ़े लोग हैं, बीमार हैं, जानवर हैं, सबको बहुत तकलीफ होती है। तो चाहे वो किसी भी, हम लोग को थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ेगा, इन सब चीजों को लेकर थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपनी खुशी के लिए किसी और को तकलीफ ना पहुंचाएं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आप कॉजेज में देखते हैं तो नेचुरल कॉजेज और मैन मेड कॉजेज यहाँ पर आती हैं। इसके एक सेकेंड, इसके जो इफेक्ट होते हैं, क्या क्या इन नॉइज से आपको क्या तकलीफें हो सकती हैं। हम नोइंगली या अननोइंगली जब हमको कोई चीज अच्छी लगती है तो हम ये नहीं सोचते कि दूसरे को उससे कितना हार्म हो सकता है। हम हियरिंग लॉस होता है, आपके कभी पटाखे बहुत तेज चल रहे हैं या आपकी बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक है, या और स्पेशली ओल्ड लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है इससे। हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जब म्यूजिक तेज चल रहा होगा, आवाजें तेज होंगी, या किसी भी तरीके की साउंड, कंस्ट्रक्शन की साउंड है, या आपके घर के पास से रोज ट्रेन गुजर रही है, या रोज ट्रैफिक के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं, तो आप पीसफुली सो नहीं पाते हैं। तो कई एरियाज हैं जो अच्छे शहरों में, बड़े शहरों में लोगों ने एक ऐसे जोन्स बना रखे हैं जो नो हॉकिंग जोन है, आप वहां पे हॉर्न नहीं बजा सकते। मैं आपको एक बताती हूँ कि मेरी एक बहन है, वो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में रहती है। मैं जब वहां पर गई, कहीं हॉर्न की आवाज ही नहीं है। हॉर्न बजाते लोग ये पूछते हैं कि ये जो है मतलब हॉर्न बजाना वहां बहुत बदतमीजी माना जाता है। अगर आप हॉर्न बजा रहे हैं किसी के, तो वो आपको लोग या तो पुलिस मना कर देगी या लोग उतर के पूछेंगे बात क्या है, आप हॉर्न क्यों बजा रहे हो। हॉर्न बजाना अलाउड ही नहीं है। इससे दिल्ली में भी उन्होंने कुछ बड़े शहरों में भी नो हॉकिंग जोन्स बनाए हुए हैं और लोग उसको फॉलो करते हैं। यहाँ तो हम देखते हैं कुछ शहरों में या कुछ, इतना आप देख रहे हैं सामने आपके ट्रैफिक है, रेड लाइट हुई है, आप रुके हुए हैं, फिर भी हॉर्न बजाने से क्या फायदा है, मुझे समझ में नहीं आता। तो ये स्ट्रेस पैदा करता है और डिस्टर्बेंस पैदा करता है, स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, मेंटल डिसऑर्डर है, कार्डियोवैस्कुलर इंपैक्ट। आप अक्सर देखेंगे कि बहुत तेज कहीं धमाका होता है तो आपकी हार्ट बीट 1 मिनट को रुक जाती है, आपको एकदम दहशत हो जाती है कि ये कहाँ से आवाज आई। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होता, ये जानवरों के साथ भी होता है। जब आप दिवाली वगैरह पे देखें तो आप ये देखेंगे कि डॉग्स बहुत डर जाते हैं, कोई भी जानवर है वो छुप जाते हैं, कहीं ऐसी जगह जाना चाहते हैं, ऐसे शेल्टर में जाना चाहते हैं जहां उनको आवाज ना सुनाई दे। सेलिब्रेशन सबको करना चाहिए, म्यूजिक सबको सुनना चाहिए, गाड़ियां सबको चलानी चाहिए, किसी के लिए कोई मनाही नहीं है कि आप ये ना करें, ये ना करें, ये ना करें। लेकिन एक लिमिटेड, जो उसका जो लिमिट सरकार ने बताई है, उसको देखते हुए, साइंटिफिक जो उसके इम्पैक्ट्स हैं उनको देखते हुए हमें उनको कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब हम नॉइज प्रोटेक्शन के लिए, जो हम नॉइज सुन रहे हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, हमको सुनना है तो हम ईयर प्लग्स का इस्तेमाल करते हैं या ईयर मफ्स का इस्तेमाल करते हैं। ईयर मफ्स आप समझते ही होंगे, जो आपके कान में आप लगा लेते हैं एक तरीके से, जिससे आप म्यूजिक सुनते हैं, उसी तरह का ईयर मफ्स हैं। एक और हम आपको आजकल पूरे विश्व में बाय क्विट प्रोग्राम, ये बहुत फेमस चल रहा है, बाय क्वाइट प्रोग्राम्स एक बहुत फेमस ये चल रहा है। बाय क्वाइट प्रोग्राम्स क्या है कि एक ऐसे इक्विपमेंट्स को खरीदिए जो कि जिनमें साउंड नहीं हो, आवाज, जो शांत आवाज ना हो करते हो, ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदिए, ऐसी चीजों को यूज करिए जिसमें मिनिमम आवाज हो, मिनिमम साउंड हो। तो बाय क्वाइट प्रोग्राम को बहुत ज्यादा इस पे बहुत विदेशी लोग बहुत ज्यादा इसके ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हैं। इंडिया में भी धीरे धीरे आ रहा है ये। अर्बन प्लानिंग में तो हम सारी चीजें, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है अर्बन प्लानिंग में, जब हम कंस्ट्रक्शन
रोड और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इन दोनों को मैनेज करना, इन दोनों का के हॉकिंग पे या इनकी आवाजों को कंट्रोल करना, ये सारा का सारा जो है ये सरकार के, गवर्नमेंट के भी हाथ में है। और हमारे हर चीज हम सरकार पे नहीं थोप सकते, हमारे हाथ में है, बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में जिनको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये सारी जो लॉज बनाते हैं और ये हमको बताते हैं कि आप कितने, आपके पनिशमेंट्स हैं, एक्ट्स हैं, उनके बारे में भी हम आगे बात करते जाएंगे। जब हम अभी तक हमने आपको बताया कि कितनी तरीके के, किस तरह के साउंड या कहना चाहिए कि पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, उनके बारे में बताया, किस तरह से हम एक मैन मेड है, नेचुरल है, किस तरह से उनको हम रेमेडीज, अगर हम अवॉइड नहीं कर सकते, हमको सुनना ही है, तो हम किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो हमने आपको बताया। अब हम आपको उन रेमेडीज के बारे में बता रहे हैं जो कि एक पॉलिसीज बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज। एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज में हर एक स्टेट की, हर एक कंट्री की, हर एक लॉज होते हैं, उनको किसी भी तरीके का पोल्यूशन करना। एक आप में से अगर आप लोग इंग्लिश लिटरेचर के कुछ लोग होंगे तो आप लोगों ने कभी एक बड़ा अच्छा सा एक ऐसे है, रूल्स ऑफ द रोड, वो अगर आप लोगों ने किसी ने पढ़ा हो तो उसमें ये कहा गया है कि आप मूव करने के लिए आप फ्री हैं, लेकिन आप चलने के लिए फ्री है, लेकिन अगर आप छड़ी घुमाते हुए चल रहे हैं सड़क पे तो वो छड़ी किसी को हिट कर सकती है, आपको खुशी जरूर पहुंचा रही है। ऐसे ही हम लोग ज्योग्राफी में एक पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट होता है हमारा स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। जो ज्योग्राफर, आप सब ज्योग्राफर्स हैं जो यहाँ विद्वान बैठे हुए हैं, वो सब जानते होंगे स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ग्रिफिथ टेलर ने इसमें ये कहा है कि आप चीजों को एक आप ट्रैफिक पुलिस की तरीके से हैं। उसमें क्या है कि आप जो ट्रैफिक पुलिस क्या काम करता है, आपका मार्ग अलग नहीं करता है। आपको अगर दाहिने जाना है तो आप दाहिने ही जाएंगे, लेकिन वो आपको इशारा करता है कि रुको, पहले बाएं वाले को चले जाने दो, एक साइड वाले को चले जाने दो, तब आप मूव करना। तो आपका वो मार्ग नहीं बदलता है, लेकिन आपको कंट्रोल करता है। तो ये हमारा कहना है कि हमारी जो सरकार है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं, वो हमको सही मार्गदर्शन देते हैं कि इस तरीके से आप करिए तो आपको भी नुकसान नहीं होगा और देश में जो हमारे लोग, जो लोग रह रहे हैं, जो हमारे नागरिक हैं, उनको भी नुकसान नहीं होगा। जुडिशियल रेमेडीज हैं, जब आदमी नहीं सुनता है तो नेचुरली उस पर जुडिशियल रेमेडीज लगाई जाती हैं, लेजिस्लेटिव रेमेडीज लगाई जाती हैं, ये सारी चीजें, फिर लॉ बना दिया जाता है और लॉ को हमको फॉलो करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट हमारा, प्लीज मुझे बताते जाइएगा, अगर मैं बहुत लंबा बोल रही हूँ तो मुझे बताइएगा, मैं थोड़ा कम उसको शॉर्ट करूंगी। लिंक कभी भी खत्म हो सकता है, तो थोड़ा सा जरा वेट करना पड़ेगा जब मैं एकदम नया लिंक शेयर करूंगा। जी। उसके बाद पब्लिक कोऑपरेशन, तो आप देखते हैं पब्लिक कोऑपरेशन है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन है। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं हमारे रेमेडीज के हैं, जिनसे हम नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं बाय इम्प्लीमेंटिंग वेरियस लॉज, बाय इम्प्लीमेंटिंग वेरियस पॉलिसीज। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले होता है वो, तो जब हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी पॉलिसीज मिलके, हम इसको बहुत लंबा नहीं, उसके आपके सामने सब लिखा हुआ है, सारी पॉलिसीज बनाने के बाद और उनका इम्प्लीमेंटेशन करना, ये एक जुडिशियल उस पे आ जाता है। और वो ये कहना, मतलब गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप सबका पूरा कोऑपरेशन हो, किसी भी तरीके के फंक्शन में अगर आप कोऑपरेट नहीं करते हैं तो ये पनिशेबल ऑफेंस हो जाता है। तो इस चीज को भी आपको समझना बहुत जरूरी है आप सबको, कि इसको हमें एक पनिशेबल ऑफेंस की तरह से लाना है। और ये देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एनफोर्समेंट इसमें भी आ रहा है, द नॉइज लेवल इन एनी एरिया और जोन शैल नॉट एक्सीड दैट पर्टिकुलर लिमिट जो हमें बताई गई है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको कंट्रोल करता है और जितनी अथॉरिटीज हैं वो इसको कंट्रोल करती हैं। अब आप इसमें अगर देखेंगे तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट्स हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है और इसको हमें किसी भी तरीके से अगर हम इसके अगेंस्ट जाते हैं तो वो हमारे लिए गलत होगा। अब आर्टिकल 21 है, इसमें कहा गया है कि जो हमारा नेचर है उसको हमको प्रोटेक्ट करना है। नेचुरल गिफ्ट्स विदाउट विच लाइफ कैन नॉट बी एंजॉयड, हमारे उसको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। आर्टिकल 25 है, इसमें
जो ह्यूमन लिविंग है उसकी हेल्थ के ऊपर बहुत एम्फेसाइज किया गया है। आर्टिकल 30 है, उसमें द प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड एनहांसमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, इसके ऊपर बहुत एम्फेसाइज किया गया है। तो ये बात हम ये नहीं कहेंगे कि कोई नई बात डेवलप हो रही है। ये जरूर है कि हम नॉइज पोल्यूशन की जब बात करते हैं तो कहते हैं 2000 से इसके बारे में लोगों ने ज्यादा बात करना शुरू किया, लेकिन ये सिर्फ 2000 से नहीं है, ये शुरू से ही इस बात पे एम्फेसाइज किया गया कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट खराब हो या किसी भी तरीके का हेल्थ हैजार्ड हो हमारे ऊपर। जो अब आप इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स एंड आई एम एबल टू कन्वे व्हाट आई रियली वांटेड टू। आपके कोई सवाल हो, आपके कोई आप कुछ पूछना चाहें तो आप प्लीज मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर आप बच्चों के कोई सवाल हो, मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं और बड़े विद्वान हैं, जेएनयू के प्रोफेसर भी हैं। मैं शुरू में भी मैंने कहा था कि अगर कोई त्रुटि हो तो उसको क्षमा करिएगा, और अगर कोई आप लोगों को अगर कोई सवाल पूछना चाहे। थैंक यू उपमा, डॉक्टर उपमा, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत वैल्यूएबल लेक्चर, स्पेशली स्टूडेंट के लिए, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, और जितने टीचर्स भी हैं। आपने कहा था कि मुझे 20 मिनट्स में ये लेक्चर खत्म करना है, तो मैंने कोशिश करी कि ये 20 मिनट में इसको मैं जितना छोटा कर सकूं उतना करके करूं। और हम लोग इसको जो आपने तैयार किया हुआ पीपीटी भी शेयर करेंगे बच्चों को, ताकि वो इससे अच्छे से इसको स्टडी कर पाए। वैसे तो आपने काफी अच्छे से स्पष्ट किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम, बहुत धन्यवाद कि मैं चाहूंगी बच्चे मुझसे कोई सवाल पूछें और हाँ बिल्कुल। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत जानकारियां दी और ये सारी चीजें बताई कि किस तरह से जो प्राकृतिक कारण होते हैं उन पर हम रोक नहीं लगा सकते, लेकिन जो मानवकृत कारण है उनको हम कंट्रोल में कर सकते हैं। तो ऐसे समय में मैं यही कहूंगी कि हम सबकी ड्यूटी बनती है, हम समाज में जितने लोग भी रहते हैं हम सबकी ड्यूटी बनती है कि हम अपनी सुविधाओं के साथ साथ यह भी ध्यान रखें कि किसी दूसरे को असुविधा न हो, क्योंकि आपने इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया। और जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, अगर वो कोई सवाल पूछना चाहे तो मैम से पूछ सकते हैं। जी बताएं। मैम मेरा ये सवाल है कि जैसे कि जो नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है उसके जिम्मेदार हम खुद को मान रहे हैं इस बार, तो क्यों ना ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसी चीजें बनाएं जो नॉइज पॉल्यूशन उससे हो ही ना। या तो या तो ये कर सकते हैं, या तो ऐसा किया जाए कि जो अभी तक हम लोग जो चीजें बना चुके हैं उसको अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा अपना घर बनाए या ऐसे क्षेत्र में बनाए जिससे कि हम लोगों पे उसका प्रभाव कम पड़े। तो इससे हम लोग अपनी तो मैंने अभी आपको यही बताया कि क्वाइट प्रोग्राम, एक क्वाइट प्रोग्राम बनाया गया वर्ल्ड वाइड। इसको वो किया जा रहा है कि घर में जो हम मशीनें यूज कर रहे हैं वो शांत, उनकी आवाज कम हो। इसी तरह से गाड़ियों में भी, ट्रेन्स में भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स आ गई। पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स नहीं थी तो आवाज और ज्यादा होती थी, बहुत ज्यादा नॉइज होती थी। इसी तरीके से जो हमारे एरोप्लेन्स हैं उसमें भी जेट का प्रयोग किया जा रहा है जिससे कि उनकी नॉइज कम हो जाए। तो हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। आप जैसे लोग, साइंटिस्ट लोग और बच्चे जिनको लग रहा है कि वो कुछ कर सकते हैं कंट्रीब्यूट, वो सब कर रहे हैं। और अपनी तरफ से हमारा ये है कि हम जितना कम चीजों को लोगों को नुकसान पहुंचा सके उतना हमें तो करना ही चाहिए। कम से कम अब 1000 लड़ी की चटाई चला के खुश नहीं होना चाहिए। हाँ मैम, मुझे लगता है कि ये जो हम लोग थोड़ा दिखावा के, हम लोग मतलब कि सबकी बात कर रहे हैं लगभग, कि दिखावा के चक्कर में ज्यादा कुछ अतिक्रमण, दूसरे का अतिक्रमण कर लेते हैं, नॉइज से दूसरे का अतिक्रमण कर रहे होते हैं, अपने खुशी के लिए दूसरे की खुशी छीन रहे होते हैं। मुझे लगता है कि अपने खुशी को इस तरह से मनाया जाए ताकि दूसरे पे प्रभाव बहुत कम हो उसका, और मतलब बुरा प्रभाव कम हो। तो हम लोग इसको जोड़ के, अगर बचपन से इसको, हालांकि जो सब सिलेबस में जोड़ा गया है, बच्चों के सिलेबस में शुरुआत से, प्राइमरी से ही, लेकिन कुछ और जागरूक करने की जरूरत है, संस्कारों के साथ जोड़ने की जरूरत है कि दूसरे का अतिक्रमण हम कम से कम करें, दूसरे हमसे कम प्रभावित हो। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बताएं।
मैम क्या ये जो जुडिशियल सिस्टम जो बने हुए हैं जो जी। कि निगरानी करने के, क्या इसको डिसेंट्रलाइज नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब वो है नॉइज बेटा, वो ऑल ओवर, अगर वो इंडिया का जब जब कुछ बनाया जाता है तो पूरे देश के लिए बनाया जाता है। वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं, वो देश सारे लोगों के लिए बनाया जाता है और सबको उसको करना ही होता है। अब कह दिया गया है आज अभी की कोविड के दौरान आप 10 बजे से बाकी बाद ना निकलें बाहर, तो ना निकलें, लेकिन फिर भी लोग निकल रहे हैं। मास्क लगाएं लेकिन नहीं लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको 10 बजे के बाद कोई पार्टी नहीं करनी है, कुछ म्यूजिक नहीं चलाना है। लेकिन अगर आप अभी चले जाएं ज्यादातर जगहों पर, जो छोटे, स्पेशली छोटे शहरों में आप देखें, कोई नहीं इसको मानता। बड़े शहरों में तो डर के मारे मान लेते हैं लोग, क्योंकि पनिशमेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए मान जाते हैं वो। लेकिन छोटे शहरों में थोड़ा रिलैक्स्ड है सब, नहीं मानते, नहीं सुनते हैं। तो ये हमारा और आपकी गलती है, ये जुडिशियल सिस्टम की गलती नहीं है। वो तो सबके लिए एक सा लॉ है। यस मैम। हमारे इस प्रोग्राम में हमारे प्रबंधक महोदय और कार्यक्रम के संरक्षक श्री राजीव कुमार सिंह जी जुड़ चुके हैं, और हम चाहते हैं सर कि आप इस प्रोग्राम को लेकर सभी बच्चों को आशीर्वाद दें, अपना आशीर्वचन दें और हमें अभिषेक करें। सर आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 सर, जी जी, नमस्कार सर। नमस्कार। थोड़ा देर से, विलंब से मैं इस लिंक से जुड़ पाया, जो है पहली बार जुड़ना था, इसके लिए मैं अपनी तरफ से क्षमा चाहता हूं। किंतु आपका जो भी प्रोग्राम हमने देखा उसमें बहुत सी चीजें हमको नई जानकारी मिली। ये कि एक बहुत बड़ी समस्या तो इस देश में है ही, देश में क्या है, विश्व की समस्या है, जिसमें आने वाले दिनों में ये इसका स्तर जो है बढ़ता जा रहा है। ये हम मानते हैं कि सामान्य स्थिति में मनुष्य की क्षमता जो है 50 से 60 डेसिबल सुनने की क्षमता है सामान्य परिस्थितियों में, लेकिन मनुष्य 180 डेसिबल तक उसको सुन सकता है, ये उसकी क्षमता है। लेकिन ये शोर, हम कारखानों का प्रदूषण, इस तमाम तरह के प्रदूषण जो है 100 से ऊपर पहुंच जाते हैं, वो बहुत हानिकारक है। अगर इस तरह से बच्चों को जागरूक किया जा रहा है इस वेबिनार के द्वारा, तो मैं समझता हूं कि आपका ये प्रयास आने वाले दिनों में सफलता प्राप्त करेगा। और मैं एक चीज ये भी कहना चाहता हूं कि इस ध्वनि प्रदूषण में जो हमारी जानकारी है, आईपीसी के 290 के धारा 290 के अंतर्गत इसमें सजा का प्रावधान है और जुर्माने का ही प्रावधान है। और जुर्माना जो हमारी जानकारी है वो बहुत बहुत कम है, उसको सरकार को बढ़ाना चाहिए, बहुत ज्यादा जुर्माना करना चाहिए। और उसमें सबसे ज्यादा वाहन में जो प्रेशर हार्न लगते हैं वो ठीक नहीं है। उसके लिए वाहनों की तलाशी ले लेकर के जहां से बिकते हैं हार्न या जहां बनते हैं वहां पर तो इसकी छापेमारी करके सरकार को इसको नियंत्रण में करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रबंधक महोदय। आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि हमारे प्रबंधक भी वरिष्ठ एडवोकेट भी हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें कानून की बहुत सी जानकारियां हैं और समाज में जो यह समस्या व्याप्त है उसके बहुत से पहलू को आपने बताया। हमें तो हमारे बच्चों को शुभकामनाएं, आशीर्वाद दी। हम आपके बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज और इस मौके पर हम कहना चाहेंगे कि हमारे कॉलेज में छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी प्रोग्राम होता है, हम माननीय प्रबंधक जी को आमंत्रित करते हैं और वह बड़े शौक और खुशी से हमारे हर कार्यक्रम में शरीक होते हैं, हम लोगों को हौसला देते हैं और उनके प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, नेक्स्ट जो हमारे अतिथि महोदय हैं वक्ता के रूप में, वो हैं दीप नारायण पांडे जी। डॉक्टर दीप नारायण पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये स्पेशल सेंटर फॉर डिजास्टर रिसर्च, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से हैं। और आप इस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल है, जितनी भी आपदाएं हैं और इन सब चीजों पर इन्होंने काफी कार्य किए हुए हैं, और हम चाहेंगे कि वो अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। तो डॉक्टर दीप नारायण जी। धन्यवाद मैडम। जी सर। आज मेरे लिए सौभाग्य का विषय है
संरक्षक श्री राजीव कुमार सिंह जी, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी, सह प्राचार्य डॉक्टर पुष्पा सिंह जी, कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर मुक्ता राजे जी, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर उपमा चतुर्वेदी जी और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी डॉक्टर गणेश पाठक जी, आप सभी के इस सानिध्य से आज मुझे बोलने का अवसर मिला और इस लिंक से जुड़े हुए अन्य श्रोता बंधुओं और भगिनियों, आज हम सभी पर्यावरण की जागरूकता के इस विषय पर एकत्रित हुए हैं। ध्वनि प्रदूषण ऐसा विषय रखा गया है। डॉक्टर उपमा चतुर्वेदी जी ने इतने ही संक्षिप्त रूप में गागर में सागर भर दिया और कुछ ऐसे बिंदु बचे ही नहीं जिसपे हम अलग से प्रकाश डाल पाए, और जो भी कानूनी प्रक्रिया थी वो राजीव सिंह जी ने बता भी दिया। फिर भी मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा। ध्वनि प्रदूषण ये मानव जीवन शैली और अंधाधुंध औद्योगिक विकास की उपज है। मानव शैली या मानव जीवन शैली मैं ऐसा इसलिए बोलूंगा क्योंकि मनुष्य ने सामंजस्य, सह अस्तित्व, जो ये इस भावना के साथ जीवन जीता था, उसका अभाव हुआ है, क्षरण हुआ है। मैं और मेरा जीवन ऐसे ही उद्देश्य, ऐसे ही दृष्टिकोण से ऐसा स्वरूप बना है। अब हम जो बात कर रहे हैं कि हम कैसे कम कर पाए, कैसे इसको बढ़ा पाए, तो वर्तमान समय में जो शिक्षा प्रक्रिया है इसने भी बहुत बड़ी बाधा पहुंचाई है। आज की शिक्षा में या वर्तमान शिक्षा प्रणाली ने मनुष्य को अंतर्मुखी बनाया है, समाजोन्मुखी नहीं बनाया। जैसा अभी उपमा चतुर्वेदी जी ने बोला भी कि केवल सरकार नहीं, समाज की भी सहकारिता होनी चाहिए, समाज का भी भाव होना चाहिए। वो जो स्वरूप जिस तरह से पीढ़ी का विकास होना चाहिए वैसी पीढ़ी का विकास शिक्षा नहीं कर पा रही है। हम वृक्षों के साथ सामंजस्य रखना भूल गए, समाज के साथ सामंजस्य रखना भूल गए। आज धन हो गया, हमारे पास सत्ता आ गई, सरकार आ गई, प्रभाव आ गया, तो हम समाज के साथ सामंजस्य करना छोड़ रहे हैं, परिवार के साथ सामंजस्य करना छोड़ रहे हैं, जिसका हमें स्वरूप दिखाई भी पड़ रहा है। ऐसे ही जो शिक्षा की बात हो रही है, शिक्षा ने कैसे क्षरण किया है समाज की जीवन शैली को और कैसे उसका विकास कर रहा है उस शैली को, ये भी हम देख सकते हैं। आज जो नई पीढ़ी आ रही है, यदि उससे कहा जाए कि मूंगफली का पैकेट दिया जाए तो वो अपने जेब में मूंगफली खाने के बाद वो छिलका जेब में रखती है, या चिप्स खाने के बाद उसका रैपर जेब में रखती है। हमारी पीढ़ी यानी आज से जो 20 साल पहले, 40 साल पहले जो विद्यालयों में पीढ़ी थी, उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं था। तो कहीं ना कहीं शिक्षा ने पर्यावरण के साथ सामंजस्य करना जो जिम्मेदारी सिखानी थी वो कम सिखाया, केवल कुछ विषयों के सहारे छोड़ दिया गया। पर्यावरण अध्ययन का विषय या भूगोल के विद्यार्थियों के ऊपर पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी छोड़ दी गई, अन्य विषयों के साथ इसका विकास नहीं किया गया जो वर्तमान समय में जोड़ा गया है या जोड़ा जा रहा है। ये जो गैप है इसने समाज को उन्मुक्त स्वच्छंद जीवन जीने की जो
और पर्यावरण के साथ जो सामंजस्य नहीं करना, उसे सिखाया। और जैसा भी आप लोगों ने बताया कि 50 से 60 से ऊपर जब हम ध्वनि होती है तो मानो उसके लिए अनुकूल नहीं होता। वृक्ष हम लगाते हैं तो 10 से 25 डेसिबल तक एब्जॉर्ब करता है। मतलब हमारे जीवन में वृक्षों का महत्व हटता जा रहा है। ऐसे ही इकोसिस्टम पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं अधिक प्रदूषण के चलते। और ये प्रदूषण फैल कैसे रहा है आपने बताया या हमने जाना। सरकार ने इसके निमित्त कुछ अधिनियम भी बनाए। 1981 में एयर एक्ट बनाया सरकार ने, के तहत ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल किया गया था। और सन 2000 में सरकार ने अलग से एक नॉइज पॉल्यूशन एक्ट लाया है, जिसके तहत सरकार ने लगभग एक अथॉरिटी का भी निर्माण किया, बनाया, जो आज के तारीख में भारत के 7 शहरों में नॉइज कंट्रोल सेंटर बनाया। 7 शहर आपके उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, बेंगलोर, हैदराबाद और 4 जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। इन 7 को नॉइज ऑब्जर्वर सेंटर बनाया गया, जो अधिक नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स लेते हैं। और पूरे दुनिया में इस समय 98 नॉइज का जो डेसिबल मानक है, पैमाना है, इस पे आता है। तो भारत भी 70 से एबव पहुंच रहा है। इसे कम कैसे करें, इसकी ये भी एक चुनौती है। ऐसे उद्योग जो केंद्र हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, उनपे भी कुछ कंट्रोल करने के साथ साथ मानव जीवन शैली को भी कंट्रोल करने की जरूरत है। और जो सबसे बड़ी बात, मुख्य बात है कि हम अपनी जीवन शैली को संभालें या अनुशासित करें। इसके साथ साथ जो सरकार सब करेगी, समाज कुछ नहीं करेगा, इस अप्रोच से हमें निकलना होगा। समाज सब कुछ करेगा, व्यक्ति सब कुछ करेगा, सरकार केवल पॉलिसी लाएगी, रेगुलेशन लाएगी, एक्ट लाएगी, और उसको हम एक नागरिक के रूप में इसको फॉलो करेंगे। और हमारा विद्यालय है, हम कहाँ से पहल कर सकते हैं? तो जो विद्यालय है या चिकित्सालय है या कॉलेजेस हैं, ये सब साइलेंट जोन में आते हैं। साइलेंट जोन का मतलब हुआ कि 100 मीटर तक 50 डेसिबल से अधिक आवाज करने वाले यंत्र उपयंत्र नहीं लगेंगे, या ऐसे इससे अधिक आवाज करने वाले जो लोग हैं उन्हें दंडित किया जाए। ऐसी जागरूकता से भी हम इस प्रयास को, इस अभियान को शुरू कर सकते हैं। और ध्वनि प्रदूषण अकेले नहीं आता है। ध्वनि प्रदूषण अपने साथ वायु प्रदूषण भी लाता है। और अभी जो मुख्य अतिथि का उद्बोधन था, उसमें उन्होंने सारे मानक और पैरामीटर्स बताए। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी जीवन शैली को सुधार कर और लोगों को अवेयर करके, लोगों को ट्रेन करके, लोगों को शिक्षित करके इस आपदा से हम मानव प्राणी को, मानव सभ्यता को बचा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो कुछ भी बातें बताई आपने, ये हमारे लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये सच्चाई है कि हम अपने कर्तव्यों को नहीं समझ पाते, उनकी इतिश्री हम यही सोच करके करते हैं कि सरकार जो कहेगी वो हम करेंगे। ये सब करना सरकार का कार्य है। हम सारे अपने दायित्व सरकार पर डाल देते हैं, जबकि एक जागरूक नागरिक होने के कारण हमारा यह दायित्व बनता है कि हम स्वयं भी उन समस्याओं को
नियंत्रित करने का प्रयास करें अपने स्तर से, और जो भी विद्यालय है या और उस स्तर से। और इस तरह से जब हर व्यक्ति जागरूक होगा तभी यह प्रदूषण की समस्या संतुलित होगी, इसका संतुलन बनेगा, यह सत्य है। यह भी आपने कहा कि हम शिक्षा का हमारा जो स्वरूप है वह इस तरह का हो गया है कि हम इन चीजों को जो हमें पढ़नी चाहिए, यानी हम प्रकृति से दूर जा रहे हैं और हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रकृति का संरक्षण किस तरह से हमें करना चाहिए। तो यह भी आज के बच्चों को बताया जाना चाहिए और इन सब का दायित्व हम सभी पर है, जो भी उनके गार्जियन हैं, टीचर्स हैं, सभी के ऊपर है। और निश्चित रूप से आपकी बातों से हम सभी बहुत लाभान्वित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मुक्ता मैम, आप आगे जिसको बुलाना चाह रही हैं बुलाएं। मुक्ता जी मैम, जी हाँ। जी हाँ, हमारे मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर गणेश पाठक जी जुड़ चुके हैं। और सर, आवाज आ रही है आप तक? हेलो सर को अनम्यूट करना होगा। सर म्यूट पाठक है। सर, सर म्यूट हैं। सर को निवेदन करिए कि अनम्यूट हो जाए। फोन लगाओ पाठक सर को। जी सर। हाँ जी हो गया। ओके जी सर, धन्यवाद सर। अच्छा जी सर, नमस्ते सर। सर सबको नमस्कार। हाँ बिल्कुल, आप सुन पा रहे हैं। तो थोड़ा सा हम आपका परिचय देना चाहेंगे सबको। वैसे सर किसी परिचय के वो नहीं है। तो सर प्राचार्य और अध्यक्ष रहे भूगोल विभाग ANM PG कॉलेज बलिया में। और इस समय वर्तमान में शैक्षणिक निदेशक जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया उत्तर प्रदेश में है। और सर की जो विशेषज्ञता है ग्रामीण क्षेत्रीय विकास एवं पर्यावरण पर है, जिसमें सर ने कई पुस्तकें भी दी हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और आधुनिक निबंध, नेक्स्ट है प्रयोगात्मक भूगोल, और है आपदा प्रबंधन, सेवा केंद्र एवं ग्रामीण विकास। इस तरह से कई श्रृंखला है सर की। कुछ प्रेस में भी बुक्स हैं सर की। भूआकृति विज्ञान पर है, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनका प्रबंधन, मानव जनित आपदाएं एवं उनका प्रबंधन, और पर्यावरण आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। तो सर की 100 से अधिक शोध पत्र और 500 से भी अधिक रचनात्मक देश के प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। और सर ने इसके साथ ही कई सम्मान और पुरस्कृत हुए हैं, प्राप्त किए हैं, जिसमें इंटरनेशनल मैन ऑफ द ईयर 20th सेंचुरी अचीवमेंट अवार्ड, मिलेनियम मेडल ऑफ आदि प्राप्त हैं। तो इस तरह से बहुत श्रृंखला है सर के, जो कि जितना कहा जाए अभी वो कम है। सरकारी PG कॉलेज मेहरावा जौनपुर द्वारा आयोजित ध्वनि प्रदूषण बढ़ती समस्याएं समाधान विषय पर आयोजित व्याख्यान के संरक्षक श्री राजीव कुमार सिंह जी, प्राचार्य डॉक्टर गुप्ता जी, मुख्य वक्ता उपमा चतुर्वेदी जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दीप नारायण जी, संचालिका डॉक्टर पुष्पा सिंह जी, एवं इस व्याख्यानमाला के संयोजकता एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विभागाध्यक्ष डॉक्टर मुक्ता राजे जी। सबसे पहले तो मैं महाविद्यालय पूरे परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस कार्यक्रम में सहभागिता निभाने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके बाद इसके लिए भी महाविद्यालय धन्यवाद के पात्र है। इस कोरोना काल में भी ऐसे विषयों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिससे छात्र छात्राएं विशेष लाभान्वित होंगी। अगर विषय को देखा जाए तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विषय इतना महत्वपूर्ण है कि
ध्वनि प्रदूषण आजकल आपदा का रूप लेता जा रहा है। पहले हम तो ये देखें कि आखिर यह ध्वनि क्या है, ध्वनि प्रदूषण क्या है। कोई भी ध्वनि जब मानसिक क्रियाओं में विघ्न बाधा उत्पन्न करने लगती है तो उसे हम शोर कहते हैं। और शोर वह ध्वनि है जो किसी व्यक्ति के सुनने के समान स्तर में बाधा उत्पन्न करती है। हमारे कान की ध्वनि की एक निश्चित सीमा होती है सुनने की, एक निश्चित सीमा तक ही हमारा कान सुनने में सक्षम होता है। और जब मनुष्य के निश्चित सीमा से अधिक ध्वनि श्रवण हो और जब मनुष्य के शरीर पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। देखा जाए तो वर्तमान समय में यह जो ध्वनि प्रदूषण है इतना बढ़ता जा रहा है कि इसका प्रकोप के रूप में यह दिखाई दे रहा है। और प्रकोप का जब रूप धारण करता है तो इतना विकट हो जाता है कि आपदा के रूप में भी दिखाई देने लगा है। यहाँ पे मैं एक विशेष वर्ग को धन्यवाद देना भूल गया, खासतौर से हमारे छात्र छात्राएं जिनके लिए आयोजन किया गया है। मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस आयोजन से निश्चित तौर पे जो हमारे छात्र छात्राएं होंगे ये लाभान्वित होंगे, उनके लिए यह सत्र विशेष उपयोगी होगा। जहां तक हम जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के दो स्रोत होते हैं, एक तो प्राकृतिक स्रोत होते हैं और दूसरा कृत्रिम स्रोत होता है। कृत्रिम स्रोत में अगर हम देखें तो जैसे कि बादलों का गरजना है, बिजली का चमकना है, तूफानी हवाएं हैं, भूकंप में आने और ज्वालामुखी उद्बोधन के समय जो आवाज होती है ये सब प्राकृतिक ध्वनि के अंतर्गत आती हैं, जो कि क्षणिक होती हैं, उत्पन्न होती हैं और समाप्त हो जाती हैं। लेकिन जो कृत्रिम उसमें ध्वनि प्रदूषण है, जो ध्वनियों को हमारे लिए हानिकारक सिद्ध करता है, उसके अंतर्गत अनेक हमारे क्रियाकलाप शामिल हैं, जिससे विकास तौर से उद्योग धंधे और उसमें जो निहित मशीनरी हैं जो तीव्र ध्वनि से आवाज करती हैं, परिवहन के विभिन्न प्रकार के साधन जिनसे ध्वनि निकलती है, मनोरंजन के ऐसे साधन जिनसे ध्वनि निकलती है, और इसके साथ ही साथ चाहे वो नगरीय क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, हमारे जो सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाकलाप हैं, हमारे जो धर्म त्योहार उत्सव रीति रिवाज परंपराएं हैं, इन अवसरों पे जो हम उत्सव करते हैं उसमें जो ध्वनियां उत्पन्न होती है लाउड स्पीकरों के माध्यम से, जनरेटरों के माध्यम से, वो असह्य सीमा के बाहर होती हैं। ध्वनि क्या है, इसकी इकाई कैसे मापी जाती है, थोड़ा विस्तृत में चूंकि समय मुझे बताया गया कि है आधे घंटे, तो छात्र छात्राओं की उपयोगिता जिससे इसको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि ध्वनि की जो मापने की इकाई होती है वो डेसिबल होती है। और डेसिबल वह ध्वनि होती है जो सामान्यतः कान द्वारा सुनी जा सके। इस दृष्टि से देखा जाए तो वार्तालाप की जो ध्वनि होती है वो 60 डेसिबल आंकी गई है, जबकि 100 डेसिबल की ध्वनि अत्यधिक तीव्र ध्वनि की श्रेणी में आती है। जो सहन शक्ति है कान की, उसकी सीमा यद्यपि 60 डेसिबल ही मानी गई है, लेकिन 80 डेसिबल तक हमारे लिए सही माना गया है, और उससे ऊपर की जो ध्वनि होती है वो हानिकारक होती है। विभिन्न कार्यकलापों में, विभिन्न क्रियाकलापों ध्वनि का स्तर होता है, ये विभिन्न प्रकार से होता है। जैसे दो व्यक्ति अगर फुसफुसाहट उसमें हो रही है तो यह 20 डेसिबल की ध्वनि को उत्पन्न करता है। 1 मीटर की दूरी पर अगर दीवार घड़ी टिक टिक कर रही है तो उसका भी स्तर 20 डेसिबल का होता है। और जो गांव के घर होते हैं उनमें जो शोर होता है वो 30 डेसिबल का होता है। शांत जो कार्यालय होते हैं वहां 50 डेसिबल,
सामान्य जो ट्रैफिक होती है वहां 70 डेसिबल, स्पोर्ट्स जो कार होते हैं वो 80 से 85 डेसिबल, कार का जो हॉर्न होता है वो 85 से 95 डेसिबल, जो खराब मशीन होती है वो 85 से 95 डेसिबल, ट्यूबवेल की जो आवाज होती है वो 90 डेसिबल, पंच प्रेस जो होता है वो 90 से 105 डेसिबल, जो चराई मिल होती है वो 100 डेसिबल, एक्सक्लूडर आरा मशीन जो होती है वो 100 से 110 डेसिबल, इस्पात पुल पर जो रेल होता है वो 110 डेसिबल, सैंड ब्लास्टिंग जो होती है उसकी आवाज होती है 110 डेसिबल, मोटरसाइकिल जो बिना सिलेंडर की होती है वो 120 डेसिबल, न्यूमेटिक जो हथौड़े हैं उनका 120 डेसिबल, छोटे पिस्टल वाला जो जेट विमान होता है वो 140 डेसिबल, प्रॉपलर विमान जो होता है 150 डेसिबल, टर्बोजेट इंजन जो होता है वो 180 डेसिबल और रैमजेट इंजन जो होता है वो 180 डेसिबल ध्वनि को उत्पन्न करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये विभिन्न प्रकार की जो क्रियाकलाप हैं उनसे विभिन्न स्तर के ध्वनियां निकलती है। सामान्यतया जो 25 डेसिबल तक की ध्वनि होती है वो खामोशी के अंतर्गत आती है और 26 से जो 65 डेसिबल की ध्वनि को हम शांत ध्वनि के अंतर्गत मानते हैं। 66 से 75 डेसिबल की जो ध्वनि होती है वह साधारणतया शोर के अंतर्गत आती है और 75 से अधिक ध्वनि को हम अत्यधिक शोर के अंतर्गत मानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो 45 डेसिबल तक की ध्वनि को कर्णप्रिय एवं मानवीय स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक सुरक्षित माना है, किंतु सामान्यतया 65 डेसिबल से अधिक जो ध्वनि है वो ध्वनि प्रदूषण। अगर हम भारत में ध्वनि प्रदूषण को स्थिति को देखें तो हम आप सभी महसूस करते हैं, हम लोग से बहुत लोग नगरों में रहते हैं, गांवों में भी रहते हैं, तो खास तौर से नगरीय क्षेत्रों में जो ध्वनि प्रदूषण की स्थिति है वो विकट स्थिति उत्पन्न होती जा रही है और प्रति वर्ष 1% की दर से ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। प्रति वर्ष 1% ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। यही नहीं, जो भारत के अधिकांश महानगर है उसमें जो ध्वनि की तीव्रता है वो 70 से 90 डेसिबल के आसपास देखने को मिलती है। अभी संयोग से मैं कोलकाता नगर में हूँ और अगर कोलकाता नगर की हम बात करें तो प्रति 1000 नागरिकों में से 6 नागरिकों को यातायात द्वारा शोर के कारण बहरेपन का शिकार होना पड़ा है। यहाँ की स्थिति बड़ी ही भयावह है। इसी तरह मद्रास, कोयम्बटूर, मदुराई एवं त्रिवेंद्रम नगरों को हम देखें तो यहाँ 25% जो औद्योगिक श्रमिक हैं वो शोर जन बहरेपन का शिकार हो गए हैं। दिल्ली नगर में भी शोर का स्तर 90 से 95 डेसिबल है, जबकि मुंबई में यह शोर का स्तर 70 से 90 डेसिबल के अंतर्गत आ रहा है। जो शोर प्रदूषण का प्रभाव है वो हमें अनेक तरहों से देखने को मिलता है। सामान्यतः हम ये सोच लेते हैं कि शोर प्रदूषण से हमारे कान बहरे हो जाएंगे या श्रवण स्तर पे ही इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। शोर प्रदूषण के अगर हम दुष्प्रभाव को देखें तो इसको पहले हम श्रवण स्तर पे देख सकते हैं, यानी सुनने की शक्ति के स्तर पे इसका हम आकलन कर सकते हैं। अगर श्रवण स्तर पे यह देखा जाए तो यह बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। अगर हमें 60 डेसिबल तक की ध्वनि सुनाई दे रही है, उसमें हम जी रहे हैं, उसमें हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तब तो शायद हम श्रवण स्तर पे सही रहें, हमें कम सुनाई न दें। लेकिन जो ही हम इससे ऊपर बढ़ते हैं और खास तौर से जब 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि हमें कानों को सुनने को मिलती है तो कुछ दिनों में हमें बहरेपन का शिकार हो जाना पड़ता है। और यह बहरापन ऐसा होता है कि धीरे धीरे हमें बिल्कुल सुनाई नहीं देता है।
इसी तरह अगर हम कायिकी स्तर पर देखें, यानी शारीरिक स्तर पर देखें, तो अनेक प्रभाव इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। खास तौर से इससे हृदय तंत्रिका तंत्र जो हमारी है वो प्रभावित होता है, हमारा पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है, और अन्य जो कायिक दुष्प्रभाव इससे हमें देखने को मिलते हैं। हम आचरण स्तर पर भी इसके दुष्प्रभाव को बहुत भयंकर रूप से पाते हैं। आचरण स्तर पर अगर हम देखें तो हमें तनाव से होकर गुजरना पड़ता है, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होने लगते हैं, हमें अवसाद का शिकार होना पड़ता है। आप समान स्थिति एक देखें, हम आप सभी इस बात को महसूस करते होंगे कि जहां भी हम शोर के बीच में रहते हैं, हमें अचानक अपने आप में एक तरह की बेचैनी महसूस होती है, झुंझलाहट आती है मन में, और वो शोर जैसे जैसे बढ़ता है हमारी झुंझलाहट भी बढ़ती जाती है। और यह प्रक्रिया अगर दिन प्रतिदिन होती रहे तो निश्चित है कि हम अवसाद के शिकार हो जाते हैं, और उस डिप्रेशन के कारण, अवसाद के जो कारण है, अनेक तरह की समस्याएं हमारे शारीरिक मानसिक तौर पे उत्पन्न होने लगती हैं। एक अभी कुछ दिन पहले अध्ययन हुआ है, मैं छात्राओं से कहना जरूर चाहूंगा कि ऐसे तथ्यों की जानकारी के लिए, चाहे किसी प्रकार का प्रदूषण हो, अगर वो नियमित समाचार पत्र पढ़ते हैं, पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, तो उससे नई नई चीजें उनको जानने सुनने को मिलती है। हम भी जो भी जानते हैं समझते हैं वो निश्चित तौर पे पत्र पत्रिकाओं की देन होती है, लेकिन इसके लिए नियमित अध्ययन आवश्यक है। तभी कुछ दिन पहले एक अध्ययन आया कि यह जो शोर प्रदूषण है, ये न केवल श्रवण स्तर पर, कायिकी स्तर पर, आचरण स्तर पर प्रभावित करता है, बल्कि हमारे मानसिक स्तर को भी प्रभावित करता है। और मानसिक स्तर पे खास तौर से जो बच्चे होते हैं और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके ऊपर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। और जो गर्भ में पला शिशु है वो कर्कश ध्वनि का विशेष शिकार होता है, और जब जन्म लेता है तो वह लक्षण उसमें दिखाई देने लगते हैं। यह जो मानसिक स्तर पर ये शोर प्रदूषण का दुष्प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही घातक हमें सिद्ध होने जा रहा है। यही नहीं, एक और अध्ययन में यह तथ्य आया है कि जो शोर है यह शरीर के मनुष्य को समय से पहले ही बूढ़ा बना दे रहा है। सोचिए कितना घातक प्रभाव इसका पड़ रहा है। मनुष्य समय से पहले ही बूढ़ापन की तरफ शिकार हो जा रहा है, बूढ़ा हो जा रहा है, उसकी जो विभिन्न तरह के अंग हैं वो शिथिल होते जा रहे हैं। तो ये बड़ी भयंकर स्थिति, एक प्रकोप के रूप में कहिए कि एक आपदा के रूप में यह ध्वनि प्रदूषण हमारे समक्ष परिलक्षित होने लगा है। अगर हम देखें तो आज से 7 दशक पूर्व ही देखिए, उस समय जिस वैज्ञानिक ने इसकी कल्पना की थी, एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक थे रॉबर्ट कॉच। उन्होंने 7 दशक पूर्व यह बात कही थी कि हमें भविष्य में एक ऐसे प्रदूषण से भयंकर रूप से जूझना पड़ेगा जो हमारे लिए बेहद घातक शोर होगा, और वह होगा शोर प्रदूषण। सोचिए 7 दशक पूर्व उस नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक ने जो घोषणा की थी, आज वह हमें स्पष्ट दिखाई देने लगा है। और आज निश्चित तौर पे आज हमें शोर प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण से लड़ने की आवश्यकता है। लड़ने का मतलब क्या है? हम कैसे उससे छुटकारा पाएं, हम कैसे उसका प्रबंधन करें, हम कैसे उससे निजात पाएं। तो शोर प्रदूषण से के दुष्प्रभाव से बचने का तो सबसे जो एकमात्र तरीका है वो है कि हम शोर को कम करें। अब शोर को कम कैसे करें? क्या हम परिवहन तंत्र को रोक देंगे? क्या हम यातायात को बंद कर देंगे? क्या हम औद्योगिक मशीनरी को बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसका एक मानक निर्धारित किया गया है। उस मानक के तहत अगर हम शोर को रखते हैं तो निश्चित तौर पे वह हमारे हानिकारक नहीं होगा। लेकिन होता क्या है, खासतौर से अपने देश में
कोई भी मानक मानने को तैयार नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, अपने भोग विलासिता की पूर्ति के लिए हम किसी भी स्तर पे जा सकते हैं। हम जनरेटर चलाते हैं, जनरेटर की ध्वनि इतनी तेज होती है कि वह असह्य होती है। उस जनरेटर के वॉल्यूम को हम कम कर सकते हैं, कुछ समय तक जनरेटर को हम बंद भी कर सकते हैं। यही नहीं, मोटरसाइकिल चलाई जाती है, मोटरसाइकिल का साइलेंसर, उसको हम अगर नियमित रिपेयरिंग नहीं कराते हैं तो तेज आवाज करता है। एक चीज और हम आप देखे होंगे, बड़ी विचित्र स्थिति लगती है, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण की वजह से हो या वायु प्रदूषण की वजह, दोनों की वजह से है। ये प्राय मैं तो प्राय अपने नगर में देखने को मिलता, हो सकता है अन्य नगरों में भी हो। दो दोस्त मोटरसाइकिल से आमने सामने खड़े हैं, दोनों की मोटरसाइकिल आवाज कर रही है, चालू अवस्था में है, वो ध्वनि प्रदूषण भी कर रही है और वायु प्रदूषण भी कर रही है। और 1-2 मिनट नहीं, 10-10, 15-15 मिनट पर ये दोनों दोस्त बात करते हैं। तो क्या ऐसे तरीकों को, ऐसे अपने व्यवहार को हम नहीं रोक सकते हैं? रोक सकते हैं। दूसरी बात, सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों की बात छोड़ दें, ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर ध्वनि प्रदूषण अब घेरता जा रहा है। हमें जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जो भी हमारे यहाँ उत्सव होते हैं, चाहे विवाहोत्सव हो, चाहे मानस पाठ हो, चाहे अन्य प्रकार के कार्य हो, उसमें तीव्र ध्वनि से बैंड बाजा बजते हैं, तीव्र ध्वनि से लाउड स्पीकर बजता है। आसपास के लोगों को, मीलों लोगों को सुना मुश्किल हो जाता है, और वह तब और भयानक हो जाता है, चाहे उस प्रकार का ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे अन्य प्रकार का ध्वनि प्रदूषण। जब कोई मरीज होता है उस घर में, किसी भी घर में, चाहे वो मरीज किसी भी प्रकार का हो, वो मरीज बेचैन होने लगता है, उसको नींद नहीं आती है, वो घबराने लगता है, और यहाँ तक उसके हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम ध्वनि प्रदूषण के प्रति क्यों नहीं गंभीर हो रहे हैं? हम अपने आचरण को क्यों नहीं बदल रहे हैं? आधी समस्या का समाधान तो हमारा आचरण है, हमारा कार्य व्यवहार है, हमारी कार्य पद्धतियां हैं। अगर इनके ऊपर हम ध्यान दें तो निश्चित तौर पे हम शोर प्रदूषण को कम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा शोर प्रदूषण को दूर करने में कारगर उपाय साबित हो सकता है, वो है जन जागरूकता। हमें से बहुत लोगों को यह मालूम नहीं है यह जो ध्वनि हो रही है इसका कितना घातक दुष्प्रभाव पड़ता है, चाहे ग्रामीण के क्षेत्रों के लोग हों, चाहे नगरों के लोग हों। तो सबसे पहले हमें यह जन जागरूकता पैदा करनी होगी, और इस जन जागरूकता में हमारे छात्र छात्राएं और हम शिक्षक अहम भूमिका निभा सकते हैं। परिवार में जा करके, समाज में जा करके, और उन्हें यह जागरूक करना होगा कि हम ध्वनि जो पैदा कर रहे हैं, यह ध्वनि हमारे लिए कितनी घातक है। अगर इसको हम नहीं रोके तो हमारा इसका कितना दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता है, चाहे वो सामाजिक रूप में हो, आर्थिक रूप में हो, शारीरिक रूप में हो, मानसिक रूप में हो, कायिक स्तर पे हो और श्रवण स्तर पे हो। प्रत्येक दृष्टि से यह हमारे लिए घातक हो सकता है। यह बात हमें आम जनता के सामने लानी होगी। इसके लिए हमें विभिन्न मीडिया का भी सहारा लेना होगा, चाहे वो अखबार हो, टेलीविजन हो, रेडियो हो, नुक्कड़ नाटक हो। ये तमाम जो मीडिया के स्रोत हैं, इवन आज तो मोबाइल का युग है, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक मोबाइल के सामने लगा हुआ है। वो भी एक व्यसन है, वो भी एक पॉल्यूशन के रूप में जा रहा है। लेकिन उस पॉल्यूशन को हम सकारात्मक रूप में लें, उस मोबाइल को हम जन जागरूकता के रूप में प्रस्तुत करें, अपने चाहे वेबसाइट पे या अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे। ये जागरूकता हम प्रत्येक तरह के प्रदूषण के रूप में पैदा कर सकते हैं। क्यों ना, यही एक मुहिम चलाएं। सारे चीजों को छोड़कर हम पॉल्यूशन को, प्रदूषण को दूर करने के लिए ही मोबाइल पे ही क्यों ना एक मुहिम चलाएं। देखिए इसका कितना सार्थक परिणाम सामने आ सकता है। इसके साथ ही साथ
कानूनी तौर पर भी इसके लिए शासन द्वारा नियम निर्धारित किए गए हैं। सन 2000 में ध्वनि प्रदूषण अधिनियम लागू किया गया, जिसके तहत विभिन्न तरह के शोर के स्तर के माप को निर्धारित किया गया है कि कितने स्तर के स्रोत जो ध्वनि हैं हमारे लिए मुफीद हैं, हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। इसके बाद फिर 2010 में भी एक उसमें संशोधन किया गया। वो संशोधन ये था, उसमें पटाखों को शामिल नहीं किया गया था, पहले पटाखों को अलग रख दिया गया था। तो पटाखे और पटाखों से जुड़े सारी गतिविधियों को भी 2010 में उस अधिनियम में शामिल किया गया और इसके तहत ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कारगर उपाय किए गए। लेकिन क्या यह जो अधिनियम है, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम, क्या इसका पालन होता है? मेरे समझ से पूर्णतः पालन नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो इसके लिए हम आप भी जिम्मेदार हैं। कारगर उपाय ढूंढना चाहिए, उससे संबंधित विभागों को हमें उनकी अवचेतना को जगाना चाहिए, हमें जन जागरूकता पैदा करनी चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं हमें ध्वनि प्रदूषण, शोर प्रदूषण से रोकने में, उसके प्रबंधन में सहायक सिद्ध हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाणी को विश्वास देता हूं और मैं महाविद्यालय परिवार को पुनः एक बार बधाई देता हूं और आभारी हूं और ये कहना चाहूंगा कि ऐसे ज्वलंत विषयों पर सामूहिक रूप से प्रत्येक महीने में, कम से कम सप्ताह में ना सही, प्रत्येक महीने में कम से कम एक ज्वलंत विषय को लेकर उस पे ऑफलाइन का समय हो तो ऑफलाइन, ऑनलाइन का समय हो तो ऑनलाइन, इस तरह के व्याख्यान आयोजित होने चाहिए। बल्कि उसको एक व्याख्यान माला के रूप में आयोजित किया जाए और उसकी एक सीरीज रखी जाए और उस व्याख्यान माला के तहत जब आप ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे तो न केवल प्रत्येक विषयों के विभागों के लिए बल्कि महाविद्यालय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि सिद्ध होगी और एक महाविद्यालय की अपनी अलग पहचान बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पुनः एक बार आप सभी का आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके ये सुझाव बेहद महत्वपूर्ण है और खासकर हम कहना चाहेंगे कि जितना आपने सारगर्भित लेक्चर दिया और जो चीजें बताई तो हम लोग तो जान ही रहते, लेकिन छात्रों के लिए सर ये बेहद इम्पोर्टेंट है। और जो आप लास्ट में सुझाव दिए लेक्चर सीरीज के लिए या कॉलेज में हमेशा इस तरह के कार्यक्रम में, तो सर आपको हम अवगत कराना चाहेंगे कि इसके लिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे 9 प्राचार्य जो अभी हाल में ही ज्वाइन किए हैं, बेहद प्रेरणा स्रोत है हम लोगों के लिए। खास करके जितने भी कार्यक्रम होते हैं या जो भी चीजें करवानी होती हैं तो उसको सुझाव देना और टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ होने के नाते उसमें बहुत हम लोगों को जानकारी मिल जाती है कि किस तरह से करवाना है और कैसे करना है। सर आज का भी प्रोग्राम इसके लिए और मैं सोच जाऊंगा तो कभी कोशिश करूंगा आने के लिए। जी सर हम आपको इसके लिए बहुत सर धन्यवाद देंगे कि इतने कम समय में, और आप इस समय कोलकाता में हैं। सर एक चीज हम खासकर आपके लिए सबको बताना चाहेंगे कि आप इस समय बाहर हैं, कोलकाता में हैं और वहां से सर तुरंत तैयार हो गए कि हाँ बिल्कुल मैं शामिल होऊंगा और थोड़ा सा ज्वाइन करने में जो वो आया सर, उसके लिए तो हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा बार बार करना पड़ रहा था, वो अभी पहली बार हुआ है तो इस तरह से हम लोग उससे अवेयर नहीं थे। कोई बात नहीं, होता है, ये कोई दिक्कत नहीं। अच्छे जगहों में टेक्नोलॉजी तो डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन सर इतने आपने ज्वाइन करके और इतना महत्वपूर्ण चीजें बताई बच्चों के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और खासकर हमारे सर जो प्रिंसिपल सर हैं उन्होंने भी इसको इतनी जल्दी बेहतरीन तरीके से अरेंज करवाया, तो हम आप लोग को बहुत धन्यवाद देंगे इसके लिए। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ये सारी चीजों को आप लोग मीडिया में भी देख करके उसकी कटिंग रखेगी तो आपको जो नए होगा ना उसमें काम करेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुझावों का। और हम चाहेंगे कि सर अब आगे भी जो भी कार्यक्रम कराएं जरूर आप जोड़िए, क्योंकि हमने तो आपको खैर कई बार सुना है और हमारे छात्र और अन्य शिक्षक भी उससे लाभान्वित हुआ, आपके इतने महत्वपूर्ण जो लेक्चर्स हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।
हाँ, नेक्स्ट हम आमंत्रित करना चाहेंगे अपने इस कार्यक्रम के जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं और टेक्नोलॉजिकल वाइज भी जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, अपने प्राचार्य जी डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी को। तो सर्वप्रथम तो मैं अपने संरक्षक आदरणीय श्री राजीव कुमार सिंह सर, जो कि हमारे मैनेजर हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी अनुमति से हम लोग ये प्रोग्राम कर पाए। और उसके जब इससे पहले कि मैं मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि के बारे में कुछ बोलूं, मैं ये बताना चाहूंगा कि कल रात करीब 11 बजे हम लोग के पास क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक का ये मैसेज आया कि इस विषय पर ये प्रोग्राम कराना है, और जिसकी रिपोर्ट आज, मैं फिर से कह रहा हूँ, आज 2 बजे तक उन तक भेजी जानी है ईमेल के द्वारा कि इस विषय पर ऐसी ऐसी चीज का कुछ आयोजन किया गया है। और ये मैं इसको पढ़ के सो गया, और आज सुबह उठ के मैंने ग्रुप पे डाला और बात हुई, पुष्पा मैम से, आपसे बात हुई, और मुझे विश्वास नहीं था कि आप दोनों इसको एक चैलेंज के तौर पे ले लोगे और उस पर अपनी हामी और सहमति व्यक्त कर दोगे। और मैं ट्रैवल करता रहा इस दौरान, और आप लोगों ने इतना अच्छे से सारी चीजें अरेंज कर ली, इतने अच्छे अच्छे वक्ता। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं डॉक्टर उपमा मैम, डॉक्टर गणेश पाठक सर और डॉक्टर दीप नारायण सर को सुन पाया। और हमारे साथ के हमारे सारे टीचर्स, मैं देख रहा हूँ डॉक्टर रणधीर जी शुरू से जुड़े हुए हैं, काफी और टीचर्स हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए थे, काफी लिंक टूटते रहे। और क्योंकि हमें पहली बार हमने इस चीज को ऑर्गेनाइज किया, तो हमने जूम का लाइसेंस भी, जो एक प्रोफेशनल लाइसेंस होता है, वो नहीं दिया, इसी कारण ये व्यवधान हुआ। और मैं ये वादा करता हूं कि अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा। अगली बार जब भी हम वेबिनार ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं मुख्य वक्ता डॉक्टर उपमा चतुर्वेदी मैम को, जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी। आदरणीय मुख्य अतिथि सर डॉक्टर गणेश पाठक सर, बहुत ही जानकारी सर ने दी, मतलब कि सर को हम लोग पुनः निवेदन करते रहेंगे कि हम लोग के साथ जुड़ें और हमको, हमारे बच्चों का ज्ञानवर्धन करते रहें। और विशेष अतिथि सर डॉक्टर दीप नारायण सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप दोनों को, संचालिका महोदया डॉक्टर पुष्पा मैम को, जो कि हमारी उपप्राचार्य भी हैं कॉलेज की, और आपको डॉक्टर मुक्ता राजे मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने कम समय में इतने अच्छे से इस प्रोग्राम को आयोजित किया। समस्त छात्र छात्राएं जो जुड़े हमारे साथ, समस्त टीचर्स जो हमारे साथ जुड़े, स्टाफ मेंबर्स जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ। और यह कार्यक्रम वाकई में बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बड़े अच्छे बहुत और जो हमारे है सबको जाता है। हमारे जो प्रबंधक महोदय, संरक्षक महोदय हैं, राजीव सर, इनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। प्राचार्य सर, आपके प्रति आभारी हूँ, और आप सभी वक्ताओं के प्रति आभारी हूँ। और भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम होते रहे, इसी उम्मीद के साथ आप सभी लोगों को नमस्कार। धन्यवाद मैम, बहुत ही अच्छा लगा। और जिस तरह से आपने सब संचालन किया, तो बेहतरीन ढंग से सब चीज प्रस्तुत हो पाया, तो उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी देते हैं, सर को भी, और प्रबंधक सर को, तो उनका तो आशीर्वाद ही है कि हम लोग इस तरह से कर पा रहे हैं चीजों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं मीटिंग को अब एंड कर रहा हूँ। धन्यवाद, पुनः धन्यवाद सबको।